हूँ। समझ में आ गई। अब हम यहाँ से ऑफिशियल सिलेबस की शुरुआत करेंगे। तो मैकेनिक्स का मतलब, पहली बात क्लासिकल मैकेनिक्स लिखा है, और क्लासिकल क्यों लिखा, तो जो सबसे पुराना फिजिक्स है उसे क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। अभी आगे जाने के बाद आप क्वांटम मैकेनिक्स और पढ़ेंगे। इन दोनोन के बीच का डिफरेंस क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए काम आता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, मतलब अति सूक्ष्म कण जो होते हैं उनके लिए क्वांटम यांत्रिकी काम में आता है। लेकिन अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मतलब बड़ी साइज़ के ऑब्जेक्ट, चाहे सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, पत्थर, टेबल, कुर्सी, चेयर, आप, बॉडी, ऑब्जेक्ट जो भी अपन लेते हैं, इन सब के लिए आपका क्लासिकल मैकेनिक्स काम आता है, जो कि आपने 11th क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ रखा है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहला जो, जैसे हमने सिलेबस की बात करी, उसी सिलेबस के साथ में सबसे पहला जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस क्लास के अंदर, वो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अपना पहला टॉपिक रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहीं से हम इस पेपर की शुरुआत करेंगे। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हिंदी में लिखेंगे इसे निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं हिंदी में इसे? निर्देश तंत्र। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जनरली क्या होगा, पूरी मैकेनिक्स पढ़ने के लिए हम बार बार इस प्रकार की बातों का जिक्र करेंगे कि एक पार्टिकल किसी टाइम टी पे यहाँ है, फिर इस पे इतना फोर्स लगा, इसका मोमेंटम इतना बदल गया, ये इस दिशा में जा रहा है, इसका वेलोसिटी इतना है, एक्सेलरेशन इतना है। तो इस सब की शुरुआत कहाँ से होगी कि मान लिया एक पार्टिकल इस जगह पे है, तो पार्टिकल की स्थिति को, पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक एक्सिस का सिस्टम लेना होगा। तो अक्षों का जो तंत्र होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। सो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या होता है, तो इट इज़ जनरली अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच आर यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन और वी कैन से द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑफ एन इवेंट। किसी भी घटना या किसी एक पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती हैं उसको दिखाने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए हम जिस निर्देशी अक्षों का एक तंत्र लेते हैं, एक निकाय लेते हैं, उस निकाय को ही क्या बोला जाता है? निर्देश तंत्र बोला जाता है। तो पहले अपन इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसको हिंदी में डिफाइन करूंगा, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? सो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे, सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? शुरुआत करेंगे हम यहीं से। तो मैंने डिफाइन करना होगा इसको नाउ। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी मैं इसको चेंज कर देता हूँ कलर। सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो हम लिखेंगे, डिफाइन कर दें आप, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, a system of coordinate axis, a system of coordinate axis which are required to define, which are required to define the position, which are required to define the position of an object, position of an object or an event, or an event is called frame of reference। तो इन शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ FOR। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अपन मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि आगे जो हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे वो भी मैं इसमें बताऊँगा। नेक्स्ट जो अपना ये काम है, पहले अपन ने इसको डिफाइन किया है। अब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर टाइप्स की बात करूँ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस
बेसिकली दो टाइप का होता है, दोनों कौन से होंगे? तो पहला टाइप होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैंने लिखा है इनर्शियल FOR, और एक होता है नॉन इनर्शियल, तो हमने यहाँ लिखा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में बोलते हैं इसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और इसे बोलेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्लियर? तो पहले हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो किसी भी पार्टिकल की लोकेशन और पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जो हम निर्देशीय अक्षों का एक निकाय लेते हैं उसे अपन बोलते हैं निर्देश तंत्र। मतलब हम एक सिस्टम लेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस का, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की या इवेंट को स्पेसिफाई करने के लिए या डिफाइन करने के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। और ये दो टाइप का है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। ये आपने 11th क्लास में पढ़ भी रखा है। दूसरा, मैंने इसको इंग्लिश में डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट उसके बाद अपन आगे चलें, तो मैं इसी चीज़ को हिंदी में वापस लिख दे रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी काम थोड़ा आसान हो जाए। तो हमने इसी चीज़ को हिंदी में यहाँ आपके लिख रखा है। निर्देश तंत्र क्या होता है? तो किसी वस्तु की स्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्देशी अक्षों का एक तंत्र स्थापित करते हैं जिसे निर्देश तंत्र कहते हैं। हिंदी वाले भी इसको यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं। फिर हमने दो प्रकार लिखे हैं कि निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। क्लियर बात है? तो एक काम और आप इसमें देखिए, मैं चाहूँ तो इसके जो वीडियोज़ हैं वो आपके हिंदी में सेपरेट और इंग्लिश में सेपरेट भी बना सकता हूँ, लेकिन इससे आप लोगों का बहुत नुकसान है। जो इंग्लिश वाला है वो सिर्फ इंग्लिश में ही कन्फाइंड हो जाएगा, जो हिंदी वाला है वो हिंदी में ही कन्फाइंड हो जाएगा। दूसरा, विशेष रूप से इसका फ़ायदा हिंदी मीडियम वालों को बहुत ज़्यादा है। इसका कारण क्योंकि मैं पूरी मैकेनिक्स और पूरे फिजिक्स के पूरे कोर्स में, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकेंड ईयर का हो, चाहे थर्ड ईयर का, पूरे कोर्स में मैं हर जो चीज़ इंग्लिश में लिख रहा हूँ वो सब चीज़ मैं हिंदी में भी लिखूँगा। इससे क्या होगा कि आपको एक बार मेरे साथ, एक साल अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो नेक्स्ट ईयर में आपको हिंदी इंग्लिश में किसी भी प्रकार के मीडियम चेंज करने के अंदर कोई तकलीफ नहीं आएगी, विशेष रूप से फिजिक्स को लेके। और इसी पॉलिसी के साथ हम हमेशा फिजिक्स के कोर्स को चलाते हैं, ताकि क्या होता है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जब लड़का IIT JEM और MSc एंट्रेंस और कंपटीशन एग्ज़ाम देने की कोशिश करता है तो वहाँ उसको मीडियम के नाम की प्रॉब्लम नहीं आती है। समझ में आ रही बात? इसे हमारे यहाँ से कितने ही लोग हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और IIT JEM का पेपर हमेशा प्योर इंग्लिश में होता है, उन्होंने कोचिंग करी है यहाँ से और बहुत अच्छे रैंक ला के बहुत अच्छी IITs में भी गए हैं। तो उसके लिए आपको फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं और उसमें IITs की तैयारी करते हैं तो वो पेपर आपका प्योर इंग्लिश में ही होता है। तो उस टाइम फिर आप फिजिक्स पढ़ने आते हैं, फिर आप कहते हैं कि मेरे तो हिंदी मीडियम में तो आधे रास्ते तो बंद हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। आप निश्चिंत होकर हमारे साथ पढ़िए, सिर्फ एक साल के अंदर अंदर आपको लग जाएगा कि आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको मीडियम चेंज करने में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं। तो निर्देश तंत्र हमने देख लिया, फिर हमने देखा कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय, मतलब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, दो टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब अपन बात करेंगे कि ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम होती क्या है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम होती क्या है। तो मैं इसको एज ए डिफरेंस करके लिख देना चाह रहा हूँ, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को। सो मैंने लिखा है हियर इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फिर लिखेंगे हम यस, तो नेक्स्ट लिखेंगे हम इधर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो हमने इधर इंग्लिश में लिखेंगे पहले हम, फिर उन सब चीज़ों को वापस हिंदी में भी लिखेंगे। आपको नोट्स बनाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए उसमें। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो अब अपन एक बात इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि बेसिकली इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। तो वन बाय वन में एक एक पॉइंट लेके इसको क्लियर करूँगा। सबसे पहली बात, इनर्शियल फ्रेम क्या होती हैं? तो वो सभी फ्रेम जो फिक्स्ड हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उन सभी फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। जड़त्वीय निर्देश तंत्र उनको बोलते हैं जो या तो एक स्थान पे नियत हैं या फिर एक अचर वेग से चल रहे हैं। तो क्या इसका मीनिंग, अपन इसको यूँ भी कह सकते हैं, मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और या फिर रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या फिर वो रेस्ट में है, दोनों स्थितियों में जो फ्रेम है उसको क्या बोला जाएगा,
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है या वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है, दोनों परिस्थितियों में आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। कह सकते हैं हम कि एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो आ रहा है, इसलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। क्या कहेंगे, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहेंगे। हिंदी में कहेंगे अत्वरित निर्देश तंत्र को ही जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। क्लियर। मैं तो लिखूंगा, सबसे पहला काम अपना यही रहेगा कि मैंने इसको सिस्टमेटिकली लिखना होगा। सब ने क्या कहा, अभी आपके सामने लिखा था हमने कि एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फर्स्ट वन, पहला सेक्शन लिखेंगे अपन। सो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस is known as inertial frame of reference। और ये कि ये चीज़ आप इधर लिखोगे, ये नॉन एक्सेलरेटेड है, लेकिन ये वाली कौन सी होगी, एक्सेलरेटेड होगी। एक्सेलरेटेड होने का मतलब ऐसी फ्रेम जिसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है या धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट करते हम गियर बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे रेस बढ़ाएंगे, गियर चेंज करेंगे, तो अपने आप गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, उस टाइम गाड़ी में एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर गाड़ी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और फ्रेम कौन सी हो जाएगी, इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल क्या होगी, जब किसी फ्रेम का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो, या हम कहें कि उसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो। और एक्सेलरेशन जीरो नहीं है मतलब एक्सेलरेशन है, तो हम उसके यूँ भी लिख सकते हैं कि इस एक्सेलरेटेड फ्रेम जो हैं उनको क्या बोला जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। सो आप सीधा लिख सकते हैं फर्स्ट, सो एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस is known as non-inertial frame of reference। ठीक बात है। पहला डिफरेंस तो ये क्या हो गई, नॉन एक्सेलरेटेड, ये क्या हो गई, एक्सेलरेटेड। जो नॉन इनर्शियल है वो एक्सेलरेटेड है और जो इनर्शियल है वो नॉन एक्सेलरेटेड है। क्लियर। दूसरा, अब इसी चीज़ को बहुत सारे लोग अपने डिफरेंस बढ़ाने के लिए इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में लिखेंगे कि ऐसी फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या फिर रेस्ट में है उसे इनर्शियल कहेंगे, और ऐसी फ्रेम जो एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं उसे क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल। सीधी बात है। तो वो उसी चीज़ को दूसरे शब्दों में लिखने का तरीका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण डिफरेंस मैं इसके बारे में और बताना चाहता हूँ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आपने डेफिनेशन बहुत पढ़ी होगी, मैं लिखना भी चाहता हूँ। ये इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिसमें न्यूटन की गति के नियम लगते हैं। अभी आपके सिलेबस का पहला टॉपिक न्यूटन्स लॉ है। यस, तो न्यूटन्स लॉ पढ़ाने से पहले मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसीलिए पढ़ाया क्योंकि जब मैं न्यूटन्स लॉ पढ़ाऊँ तब आपको ये पता चलना चाहिए कि हम कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई। तो हम यहाँ से कहेंगे इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिसमें न्यूटन्स की गति के नियम लगते हैं। अब ये न्यूटन्स की गति के नियम लगने का क्या मतलब है, ये मैं आपको न्यूटन की गति के नियम पढ़ाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इनर्शियल में क्यों लगते हैं और नॉन इनर्शियल में क्यों नहीं लगते हैं। पहले आप डिफरेंस लिखेंगे तो हम लिख रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती हैं जिसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं। सो in this frame of reference Newton's laws of motion holds good। हिंदी में यूँ कह सकते हैं कि इस निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट, तो दूसरा इधर लिखेंगे इसके अंदर न्यूटन की गति के नियम लागू नहीं होते हैं। तो सिमिलर चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड्स गुड। मतलब न्यूटन की गति के नियम लागू नहीं होते हैं। हिंदी में अपन डिफाइन करेंगे, पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, देन उसके बाद पूरा हिंदी में वापस बता दूंगा आपको। नेक्स्ट, तीसरा, अब मैं इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ, इधर भी और इधर भी। तो एग्जाम्पल भी मैं ऐसा ही लिखूंगा जिसका एक्सेलरेशन जीरो आए।
तो हम उसी चीज़ को ऊपर जो लिखा है उसी को पलट के दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सो all the frame of references which are at rest or moving with a constant velocity are the example of inertial frame of reference. मतलब वो सभी निर्देश तंत्र जो या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो सभी इसके उदाहरण होंगे। क्लियर? इधर की बात करें, सो नेक्स्ट मैंने लिखा है, नेक्स्ट वन इज नंबर थर्ड हियर, इधर भी थर्ड। इसके लिए क्या लिखेंगे? ऑल द फ्रेम्स विच आर मूविंग विथ अ वेरिएबल वेलोसिटी आर नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब वो सभी निर्देश तंत्र जो अचर वेग से नहीं चल के परिवर्तित वेग से चल रहे हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। सो ऑल द फ्रेम्स ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑल द फ्रेम्स which are moving with variable velocity are the example of non-inertial frame of रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। तो हमने फ़िलहाल यहाँ लिखा है। नेक्स्ट फर्दर में इसमें अगर आगे बढ़ूँ, सो फिलहाल मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं इसको थोड़ा आप एक ही साथ या तो स्क्रीनशॉट ले सको, इस काम के लिए मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ। हमारे पास फैसिलिटी है आपके हाईटेक आर्या क्लासेस में, तो आपको यहाँ से मैं इसको तो हमने इस डिफरेंस को कर दिया है कम, और अब आप हमने इसको छोटा कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो अपने पास ये जो है, आप चाहे तो इसको भी मैं यहीं ले लेता हूँ से, फिर ले लें आप स्क्रीनशॉट, ताकि आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सो इनर्शियल, इस तरफ इनर्शियल है और इस तरफ नॉन इनर्शियल है। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपके नोट्स साथ के साथ बनते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमने लिखा, ये पूरा का पूरा हमने इंग्लिश में लिखा है। इसी चीज़ को अगर आपको हिंदी में देखना है तो ये हिंदी में हमने आपके लिए पहले से ही लिख रखा है। कौन से लिखे हैं? जड़त्वीय और अजड़त्वीय दोनों निर्देश तंत्र लिखे हैं। पहला डिफरेंस क्या था? ये न्यूटन के नियम इसमें लागू होते हैं और इसमें नहीं होते हैं। तो हमने लिखा है कोई भी निर्देश तंत्र जो एक समान वेग से गति कर रहा है या स्थिर अवस्था में है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। लेकिन इसकी बात करें तो कोई भी निर्देश तंत्र जो एक समान वेग से गति नहीं कर रहा है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। फिर आगे दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, कोई भी निर्देश तंत्र जो अत्वरित है, महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अत्वरित मतलब नॉन एक्सेलरेटेड, जो इनर्शियल है वो क्या कहलाएगा? नॉन एक्सेलरेटेड। तो ये अत्वरित है और ये कौन सा है? त्वरित है। फिर आगे हमने लिखा है, इस तंत्र में जड़त्व का नियम लागू नहीं होता है और इस तंत्र में जड़त्व का नियम इसमें लागू होता है और इसमें नहीं होता है। तो वो जड़त्व का नियम वैसे आपके न्यूटन्स लॉ में ऑलरेडी आ चुका है। आप चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे एक तीसरी लाइन जो हमने पहले लिखी थी कि ये सभी फ्रेम या तो रेस्ट में होते हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, और इधर क्या लिखोगे? ये परिवर्ती वेग से मूव करते हैं। वैसे सही मायने में देखा जाए तो डिफरेंस दो ही हैं आपके, सिर्फ ये दो ही डिफरेंस हैं जो आपको लिखने हैं, 1 और 2। ये तीसरा या तो इसी को उल्टा सीधा करके लिखा है या इस बीच वाली बात को उल्टा सीधा करके लिखा है। दो ही डिफरेंस है, कोर डिफरेंस जो है वो आपके दो ही डिफरेंस होते हैं। अब अपन बात करते हैं
अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और जड़त्वीय निर्देश तंत्र की अपन ने बात करी। चलो न्यूटन के नियम किस में लागू होते हैं किस में नहीं होते हैं, ये एक बार मैं न्यूटन्स के नियम बताऊंगा उसके बाद, क्योंकि आपका पूरी यूनिट इसके अंदर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आगे पीछे ही चलती रहेगी। सो नेक्स्ट जो अपना काम है मैं आगे शुरू कर देता हूँ। अगला टॉपिक लिखेंगे अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बहुत ही फेमस और आपने बहुत बार इनको पढ़ भी रखा होगा। हम शुरुआत करेंगे। सो नेक्स्ट लिखेंगे आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सीधा कहेंगे न्यूटन की गति के नियम कितने होते हैं? 3 न्यूटन भाई साहब ने दिए हैं, इसीलिए इसे कहेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगर हमारे यहाँ किसी ने दिए होते, मान लो किसी मदन नाम के लड़के ने दिए होते तो मदन्स लॉ ऑफ मोशन होता। फिलहाल न्यूटन ने दिए तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अपन इसको लिखेंगे। अब नाउ फ्रॉम हियर, अब इसके 3 नियम हैं, मैं लिखता हूँ फर्स्ट लॉ, पहला नियम, प्रथम नियम। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी इसी को कहते हैं। तो चलो ये भी मैं लिख देता हूँ। सो इसे कहेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। अब ये नियम क्या है? आपने 9th क्लास से इसको पढ़ना शुरू किया है और आपने पढ़ ही रखा है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। कोई भी चीज़ जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, और अगर चल रही है तो चलती हुई रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कि किसी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और चल रही है तो चलती हुई रहेगी। फिर आपने इसके एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे। गाड़ी, अगर अपन सिटी बस में बैठ के जा रहे हैं, सिटी बस ब्रेक लगाएगी तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, अगर स्पीड में चलती हैं तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। फिर हम अगर पेड़ के ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो फल नीचे गिरते हैं, वो भी उसका एग्जाम्पल है। कि चादर को झटकते हैं तो धूल उसके ऊपर निकल जाती हैं, ये भी इसके एग्जाम्पल है। तो ये एक नॉर्मल सी 9th क्लास की बातें, आपको इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है इसलिए नोट्स बनाते टाइम हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम न्यूटन का पहला नियम क्या होता है, तो हम लिख रहे हैं सीधा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रथम नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a body remains in the state of rest. A body remains in the state of rest or uniform motion unless it is acted upon by an external force, yes। पहले हम इंग्लिश में डिफाइन कर रहे हैं, देन उसके बाद फर्दर हम इसको हिंदी में भी डिफाइन करेंगे। फिलहाल मैंने लिखा है ये न्यूटन का पहला नियम है। अब अपन यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, डन। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ से लिख देना चाह रहा हूँ इसके अंदर, कि हमने एक और चीज़ इसमें लिखी है कि इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सो ऐसा क्यों कह रहे हैं, और हम चाहेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। पहले अपन इनर्शिया को भी डिफाइन कर लें और फिर समझें कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते क्यों हैं। तो सबसे पहला मेरा इससे आगे का काम रहेगा कि इनर्शिया क्या है, हम उसे डिफाइन करें। क्लियर? तो मैं इनर्शिया यहीं डिफाइन कर दे रहा हूँ। सो हियर इज इनर्शिया। क्या बोलते हैं इनर्शिया को हिंदी में? जड़त्व। यस, तो इनर्शिया है वो हमें डिफाइन करना होगा। सो व्हाट इज इनर्शिया? अब एक मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ कि जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने 2 स्फीयर लिए हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने 2 स्फीयर लिए हैं, फर्स्ट वन इज़ दिस वन एंड सेकंड वन इज़ दिस वन। या ये छोटा बड़ा लग रहा है तो अपन एक काम करते हैं, मैं इसी का क्लोनिंग कर देता हूँ, डायरेक्ट क्लोनिंग, एंड हियर इज़ दैट। तो अब मैंने इसी की फ़ोटोकॉपी यहाँ की है, यूँ आप समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक ही जैसे हैं। क्लियर?
अब मैं यूँ कह देता हूँ कि ये स्फीयर जो है ये बहुत बड़े हों, मान लो स्फीयर बहुत बड़े हों, और मैं कह देता हूँ ये जो स्फीयर है जो हमने लिया है ये आपके Fe लिखा है, मतलब आयरन का है, मतलब लोहे का है, और ये जो है ये आपके TH लिखा है मैंने, मतलब इसका मतलब थर्माकोल का है। किसका है? थर्माकोल का है। तो जब ये आयरन का है या थर्माकोल का है, सामने से दोनों रोल करते हुए आ रहे हैं, दोनों का कलर ब्लू ही है, आप बाहर से देख के डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा थर्माकोल और कौन सा लोहे का है। तो जब वो लोहे का सामने से घूमते हुए आ रहा है, दोनों एक ही स्पीड से आएंगे, आपने पहले लोहे वाले को रोका तो रोकते टाइम आप एकदम से पीछे आ जाओगे और आपको झटका ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन अगर थर्माकोल वाला आ रहा है तो थर्माकोल वाले को आप बहुत स्टाइल में भी आसानी से रोक सकते हैं, सीधी बात है। तो अगर आप देखें तो ऐसा क्यों हुआ, थर्माकोल वाले को अपने आसानी से क्यों रोक पाए और आयरन जो है, लोहा जो है, उसको बहुत मुश्किल से क्यों रोक पाए? क्यों? क्योंकि इनके जड़त्व का डिफरेंस है, दोनों के जड़त्व के बीच में अंतर है। अब कि दोनों के जड़त्व के बीच में क्या डिफरेंस है, तो हम उस बात का ये जिक्र यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए मैंने इन दोनों सेक्शन को एक बार हटा दिया है। तो हम पहले ये बताएंगे कि जड़त्व होता ही क्या है। तो जड़त्व या इनर्शिया अपन कहें तो इनर्शिया क्या होता है? सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी और वी कैन से प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच अपोजेस द चेंज इन मोशन। मतलब जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जो उसमें उसके अंदर जो गति होती है, गति के बदलाव का विरोध करता है। गति का विरोध नहीं करता है, किसका विरोध करता है? गति में बदलाव का विरोध करता है। कैसे करता है? पहले अपन इसको डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको वापस से उसी एग्जांपल पे लाके इसको समझाऊंगा। पहले आप डिफाइन करेंगे। सो इनर्शिया क्या है? सॉरी, yes, so it is the tendency of a body which opposes the change in motion। अगर आपने ये चेंज शब्द नहीं लिखा तो आपकी पूरी डेफिनेशन में आपको 0 मार्क्स मिलेगा, इसका ध्यान रहे। मोशन का विरोध नहीं करता है, मोशन में बदलाव का विरोध करेगा, उसे ही अपन क्या बोलेंगे? जड़त्व। अगर आप इसको हिंदी में परिभाषित करना चाहते हैं तो जड़त्व को क्या कहेंगे? किसी पिंड का वह गुण जो उसके गति में बदलाव का विरोध करता है। यस, चलो मैं ये यहीं डिफाइन कर देता हूँ हिंदी में भी। किसी पिंड का वह गुण जो उसकी गति में बदलाव का विरोध करता है, गति में बदलाव का विरोध करता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। यस, कैसे? अब मैं उस एग्जाम्पल पे जाऊं उससे पहले इसको मैं एक बार जूम आउट कर दे रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लें इसका, तो कोई आई थिंक मेरे हिसाब से तकलीफ ना आए आपके नोट्स के सेक्शन में। ठीक है, डन, मैंने ये दिखाया। अब मैं आ जाता हूँ वापस पहले एग्जांपल पे। हमने क्या कहा था? एक लोहे का गोला है और एक थर्माकोल का है। तो देखिए एक बात और इसके बारे में जो लिखी जाएगी इनर्शिया के बारे में, वो भी मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, देन उसके बाद मैं उसको समझाता हूँ। एक लाइन और लिखेंगे आप, ये विशेष रूप से बहुत बार MLSU में पूछा भी गया है। एक लाइन लिखेंगे आप, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। हिंदी में लिखेंगे आप इसे, सिंपल कहूँ मैं तो हिंदी में लिख देंगे आप द्रव्यमान। मास बोले तो द्रव्यमान जड़त्व का मात्रक है। द्रव्यमान जड़त्व का मात्रक है। तो अब बेसिकली क्या है इसका मीनिंग, ये मैं बताऊं उससे पहले आप इसको क्लियरली देख लेंगे एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं। द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का मात्रक है, या फिर मैं कहूँ कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। क्या इसका मतलब है? देखो, इनर्शिया जो है किसी का कोई प्रॉपर्टी है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये किसी बॉडी की भावना है, और भावना को किसी न्यूमेरिकल टर्म्स में नापा नहीं जा सकता। जैसे मैं कह दूं कि इस आदमी को इतना गुस्सा आता है, यूँ कह सकते हैं कि इसको 100 और 50 का गुस्सा आता है,
नहीं, और उसका कोई यूनिट भी नहीं है आपका। तो इनर्शिया को, जड़त्व को ना तो अपन किसी से लिखते हैं ना इसको किसी में मापते हैं, फिर भी हम यूँ ज़रूर कह सकते हैं कि ये इसका इनर्शिया ज़्यादा है और इसका इनर्शिया कम है, होता है कि नहीं। और फिर आपने 11th क्लास के अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन ऐसे भी पढ़ रखा है, अपन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो इनर्शिया क्या हुआ, जैसे हमने कहा कि एक लोहे का गोला है और एक थर्माकोल का है, तो जाहिर सी बात है वजन किसका ज़्यादा होगा, लोहे वाला। अगर साइज़ उनकी सेम है तो लोहे का वजन ज़्यादा होगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा। सीधी बात है, उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इनर्शिया ज़्यादा है तो इनर्शिया वो गुण है जो गति में बदलाव का विरोध करेगा, मतलब मोशन में चेंज को अपोज करेगा। तो पहले वो लोहे का गोला उधर से आ रहा है जिसका मास ज़्यादा है और उसका इनर्शिया भी क्या है, ज़्यादा है। क्लियर। अब क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है, गोला उधर से आ रहा है, हम उसको रोक रहे हैं, मतलब हम उसकी गति में बदलाव कर रहे हैं, मतलब वो तो चलना चाह रहा है लेकिन हम उसको रोक रहे हैं। जब हम उसको रोक रहे हैं तो एक बात समझिए, उसका इनर्शिया क्या करेगा, हमारा विरोध करेगा, तो उसके कारण हमें चोट लगती है। तो चोट उतनी ही ज़्यादा होगी जितना इनर्शिया उसका ज़्यादा होगा। और इनर्शिया को किससे मेजर करेंगे अपन, मास से। मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। क्लियर। तो हमने क्या कहा, उधर से गोला घूमते हुए आ रहा था, हमने उसको रोका, इनर्शिया ज़्यादा था तो हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। थर्माकोल वाले को आसानी से कर लेंगे क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत कम होगा, क्योंकि उसका मास बहुत कम है। क्लियर। एक सिंपल सी बात है जो अपन ने इसमें कही है। अब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक बात तो दोनों को चलते हुए आ रहे थे उनको रोका, और एक बार मैं उन दोनों को चलाऊंगा। यस, तो थर्माकोल वाले को चलाना है तो आप ऐसे मारोगे तो भी थर्माकोल वाला चल जाएगा, लेकिन लोहे वाले के ऐसे मारोगे तो हाथ के लगेगी, आपको ऐसे करके फिर उस गोले को चलाना होगा। तो अब दोनों स्थितियों में, तो दोनों जब रेस्ट में है तो वो हम उसको चला रहे हैं तो उसकी गति में बदलाव कर रहे हैं हम, तो वो हमारा विरोध करेगा। तो एक सिंपल सी बात कहूँ मैं इसके अंदर कि जब वो रुके हुए हैं और हम चला रहे हैं तो उसे बोलेंगे इनर्शिया एट रेस्ट। वो रेस्ट में थे और हम उसका बदलाव कर रहे हैं गति में, तो इनर्शिया उस टाइम जो लगेगा उसे बोलेंगे इनर्शिया एट रेस्ट। और जब वो चल के आ रहे थे और हम उसको रोक रहे हैं तो उसको बोलेंगे इनर्शिया इन मोशन। यस, तो उसको विराम अवस्था में जड़त्व और गतिज अवस्था में जड़त्व, ऐसे दो प्रकार से डिवाइड करते हैं इसको। पर आई थिंक मैं नहीं मानता इसको आगे इतना करने की जरूरत है, बस आपको इनर्शिया क्या होता है ये पता होना चाहिए। और ये लाइन कभी भूलना नहीं है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे द्रव्यमान जड़त्व का मात्रक होता है, ये हमने लिखा है। तो अभी अपन पहले नियम पे आए हैं, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे न्यूटन का दूसरा नियम। तो नेक्स्ट मैं लिख दे रहा हूँ न्यूटन का दूसरा नियम। सो लिखेंगे सेकंड लॉ, द्वितीय नियम क्या होता है डिफाइन करेंगे हम। सो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force which is acting in this direction, which is acting in its डायरेक्शन। क्या इसका मीनिंग है, हम इस बात का जिक्र करेंगे। इसके लिए आप ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है, पर अपन थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैंने इसको जूम आउट कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स वेयर द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दोनों का डायरेक्शन आपका सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ से क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी 11th क्लास में पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखा है, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा कि जो F होता है दैट F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। तो चेंज जो होता है उसी डायरेक्शन में आपका F भी होता है, ये मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा हुआ है। अब क्या इसका मतलब है, जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा फोर्स आपका उतना ही बढ़ जाएगा।
सिंपल सी बात है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, इसको मैं एक प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूँ। आपने इसका एक एग्जांपल पढ़ा होगा कि क्रिकेट में अपन शॉट मारते हैं तो जो आदमी बॉल को कैच करता है वो अपने हाथ को पीछे लाता है, तो पीछे लाता है तो उसके हाथ के कम लगती हैं, अगर वो वहीं रखेगा तो उसके हाथ के ज़्यादा लगेगी। ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा इसका एक और एग्जाम्पल कि मान लिया कोई एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर कोई आदमी खड़ा है, जैसे मान लिया आप ही खड़े हैं और आप यहाँ से कूदते हैं नीचे इस ज़मीन के ऊपर, तो जब आप कूदते हैं तो आप अपने नीज़ को, घुटनों को ऐसे झुकाएंगे, यस झुकाएंगे तो आपके पाँव के कम लगेगी। लेकिन अगर आप वहाँ से कूद रहे हैं उस टाइम कि मैं तो पाँव झुकाऊंगा नहीं, ऐसा का ऐसा ही कूदे आप, तो आपके पाँव टूट भी सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। लेकिन अगर आप अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए अगर आप अपने घुटनों को झुकाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके फोर्स जो है शरीर के ऊपर वो कम लगेगा, आपको कम नुकसान होगा। ये इस दूसरे नियम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसको मैथमेटिकली समझना चाहें, आप मैथमेटिकली समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, एक मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में इसको लेके समझाता हूँ। आपने पढ़ रखा होगा कि इसको हम f प्रोपोर्शनल टू dp/dt, इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है वो 1 होता है, तो हम यहाँ से लिख देते हैं f इक्वल टू dp/dt। अब मैं इसको एज ए मैग्नीट्यूड टर्म्स में ही आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक बार आप उसको समझेंगे फिर अपन आगे इसके डिटेल डिस्कशन का बाद में जिक्र करेंगे, ठीक है ना। सो मान लो मैं यूँ कह देता हूँ कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ये इधर, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है इसे dp/dt को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं f इक्वल टू p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस t1, या t2 माइनस t1 की बजाय मैं सीधा t लिखूंगा, ठीक है ना। t2 माइनस t1 की जगह मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, t लिखूंगा। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो एक लड़का यहाँ से उसने जंप लिया है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। जैसे ही इसने जंप लिया ये यहाँ पहुँचेगा, इस जगह जब पहुँचेगा तब मान लिया इसका जो मोमेंटम है, जो इसका अभी मोमेंटम क्या होता है, चलो इसका डिस्कशन अभी मैं आगे करूं, पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। मोमेंटम क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आगे। पहले आप ये समझिए कि मान लो ये यहाँ से गिरा, उस टाइम मोमेंटम संवेग जो है इस जगह पे मान लिया उसका संवेग है 10, और जैसे ये यहाँ गिरेगा और गिरते ही वो रुक जाएगा तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। 10 से क्या हुआ 0। अगर आप पाँव को फोल्ड करेंगे तो आपको रेस्ट में आने में 2 सेकंड लगेंगे, और अगर पाँव फोल्ड नहीं करेंगे तो आधे सेकंड में आप रेस्ट में आ जाएंगे। क्लियर। तो मैं 2 स्थितियां ले लेता हूं, एक बार लेता हूं 2 सेकंड, 2 सेकंड्स लिखे मैंने, और एक बार मैं ले लेता हूं आधा सेकंड, मैंने लिखा है 0.5 सेकंड। क्लियर बात है। अब इन दोनों को आप यहाँ लिखिए P2 माइनस P1, तो हम यहाँ से 0 माइनस 10 ऐसे करके लिखेंगे, वो नेगेटिव आ जाएगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको बताएगा और कुछ नहीं। तो हमने लिखा है 0 माइनस 10 P2 माइनस P1, सेकंड पोजीशन का मोमेंटम माइनस पहले का डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक बार करता हूँ मैं 2 से, तो मोमेंटम कितना आएगा आपका फोर्स कितना आएगा -5। लेकिन दूसरी बारी में इसी को करूँ तो ये आएगा 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.5, तो अपने आप ही ये कितना आ जाएगा, ये 5 का 10 ऊपर जाएगा, दैट शुड बी 100 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ -20। तो आपके पास एक बार जो फोर्स है वो कितना आया -5, दूसरी बार कितना आया -20। तो आपको सीधा दिख रहा है कि अगर आप इनके कांटेक्ट का और मोमेंटम के चेंज होने के टाइम को बढ़ा देते हैं, तो जब हम हाथ को यहीं रखेंगे, जैसे बॉल कैच किया आपने, हाथ यहीं रखेंगे, बॉल यहीं आके रुक जाएगी, और अगर हम बॉल को ऐसे करके करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमने टाइम लिया है वो टाइम गैप हमने बढ़ा दिया है, इससे हमारे हाथ को चोट कम लगेगी, सीधी बात है। और यही नियम आपका इस न्यूटन का जो दूसरा नियम है, इसको फंडामेंटल रूल बोलेंगे, क्योंकि इससे ही दूसरे 2 नियम को अपन डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज द फंडामेंटल रूल, सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जाने के बाद मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट आखिरी टर्म पे आएंगे हम, और तीसरा है अपना न्यूटन का तीसरा नियम। तो नेक्स्ट में लिख देता हूं थर्ड लॉ। एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाह रहा था, मोमेंटम क्या है, ठीक है। एक और चीज़ मैं शायद इसमें भूल जाता, मैं बता देता हूँ मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम डिफाइन करने से पहले चलो मैं बता देता हूँ, आपने मोमेंटम और ये सब छोटी चीज़ें आपने वैसे 9th क्लास में पढ़ रखी हैं, 9th क्लास में आ जाता है मोमेंटम। हिंदी में बोलते हैं इसे संवेग। क्या बोलेंगे, संवेग। क्या होता है मोमेंटम, तो आपने जो डेफिनेशन पढ़ रखी है मोमेंटम की वो मैं बता देता हूँ। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यस, यही डेफिनेशन है। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, यही पढ़ रखी है। तो चलो मैं ऐसा, पर ये कोई डेफिनेशन नहीं हुई, ये कोई डेफिनेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई,
क्योंकि इससे तो फिर आपके फिजिक्स की कोई डेफिनेशन ऐसी है ही नहीं जो आपको नहीं आए। मैं पूछूंगा फोर्स क्या है, आप कह दोगे इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मीनिंग द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। फिर मैं कह दूंगा प्रेशर क्या है, तो आप कह दोगे फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स और क्षेत्रफल, मतलब बल और क्षेत्रफल का भाजक है। तो कोई भी डेफिनेशन आपके पास रही नहीं, कुछ भी पूछ लो आपको उसका फॉर्मूला पता है, उसकी डेफिनेशन पता है। तो क्या ये मोमेंटम का सही मायने में डेफिनेशन जो आप कहते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिखा ज़रूर जा सकता है, लेकिन आपको मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ मोमेंटम की। एक्चुअली मास, मैं इसको लिखना होगा, मास इन मोशन, मास इन मोशन is known as momentum। द्रव्यमान में गति ही संवेग कहलाती है। क्या लिखोगे? द्रव्यमान में गति ही संवेग कहलाती है। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? एक बात समझिए आप, द्रव्यमान ये 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, ऐसा कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं आगे। तो हमने लिखा है मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो m था अपने पास, v था, तो m और v को गुणा किया और नई क्वांटिटी लिख दी, और नई क्वांटिटी क्या है? मोमेंटम p। फिर इसकी यूनिट भी लिख दी, और यूनिट क्या लिखी? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सीधा सीधा लिखा हुआ वहाँ पे, क्लियर? तो मैं यहाँ से एक सिंपल सी बात कहूँगा आपको कि जो हमने इसमें लिखा है, क्या हर किसी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके तीसरी एक नई क्वांटिटी बनाई जा सकती है क्या? हर किसी क्वांटिटी को आपने लिया, मल्टीप्लाई किया और नई क्वांटिटी आ गई। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई भी दो नंबर ले लिया, कोई भी दो चीज़ें ले ली। जैसे मान लिया मैंने लिया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, त्वरण और वेग, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको लिख दिया c, और c मतलब कोरोना। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके एक नई चीज़ नाम दे दी कोरोना। तो कोरोना की डेफिनेशन क्या हुई? वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन, या यूँ कहें कि वेग और त्वरण का गुणनफल ही कोरोना है। और फिर यूँ कह दो कि इसकी जो यूनिट होगी, जैसे मान लो किसी मदन नाम के आदमी ने खोजी है, तो आप इसको लिख दोगे कि इसकी यूनिट को मदन कहा जाएगा। जैसे फोर्स की यूनिट को क्या लिखते हैं? न्यूटन, वैसे कोरोना की यूनिट को क्या कहा जाएगा? मदन। तो क्या ऐसे आप कोई भी दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके क्या नई तीसरी क्वांटिटी बना सकते हो क्या? नहीं, उसका अपना, फिर आप यूँ भी डिफाइन कर सकते हो कि ये जो मदन हमने यूनिट लिखी है, ये यूनिट किसके बराबर होगी? तो यहाँ से वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन की क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मदन जो यूनिट लिखी है आपने कोरोना की, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, एंड दिस इज द मदन। यस, जैसे आप इधर कहते हैं कि फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, तो इसी चीज़ को अपन एक नई यूनिट कहते हैं, और वो न्यूटन ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इस यूनिट को क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो आप ऐसे हर कुछ किसी दो को मल्टीप्लाई करो तो क्या जो तीसरा टर्म, नहीं, वो उसका सिग्निफिकेंस होना चाहिए, उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, तब जाके आप उन दो को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, ऐसी तो फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी जिनके प्रोडक्ट की अपनी आवश्यकता पड़ती है, तो आप उसको नया नाम दे सकते हो, और फिजिक्स वालों ने उनको नए नाम दिए भी हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मोमेंटम का, और मैं आज तीनों नियम पढ़ा के फिर अपनी क्लास को ख़त्म करूँगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इसमें, ये 9th और 11th में आपने पढ़ रखा है, पर फिर भी शायद आपके लिए कुछ चीज़ें यूज़फुल रहेगी। समझना ज़रूरी है, फिजिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया एक कोई लड़का है, यहाँ पे ये लड़का खड़ा है यहाँ इधर, और पेंटिंग वेंटिंग कुछ खास करूँगा नहीं मैं, ये लड़का खड़ा है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूँ कि इस लड़के के पास में एक 8 साल की एक छोटी लड़की खड़ी है, या चलो 8 साल की नहीं, मैं कह देता हूँ इसी की उम्र की, मतलब आपकी उम्र की 18 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है, और इस 18 साल के लड़के के साथ में एक लड़की खड़ी है 18 साल की ही। यस, और वो लड़की खड़ी है इसके पास में, मान लिया इधर, ठीक है ना। इनके कुछ लफड़ा हुआ और इसने इसको एक थप्पड़ जड़ दिया, इसने इसको एक थप्पड़ जड़ दिया। दूसरा, एक पास में ग्रेट खली है, जानते होंगे शायद ग्रेट खली। यस, तो ग्रेट खली है, ग्रेट खली ने भी इसके थप्पड़ मारा और इस लड़की ने भी इसके थप्पड़ मारा। किसके हाथ की ज़्यादा लगेगी? प्रश्न है मेरा, किसके हाथ की ज़्यादा लगेगी?
तो एक चीज़ तो आप ये कह सकते हो कि लड़की के हाथ की ज़्यादा लगे ना लगे, लेकिन यहाँ ज़रूर लगेगी, ये बात ठीक है, आप कह सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि चोट किसके हाथ की ज़्यादा लगेगी, तो आप जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि ग्रेट खली के हाथ की ज़्यादा लगेगी क्योंकि 2.5 किलो का हाथ है उसका, ठीक है ना। तो अब मैं कहूँगा कि आपने बिल्कुल गलत कहा है, बिल्कुल भी गलत कहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेट खली ने तो मारी धीरे से और लड़की ने मारी खींच के। अब बताओ किसके हाथ की ज़्यादा लगी? लड़की के हाथ की। हो गया काम। अब मैं कह देता हूं कि मान लो दोनों ने सेम स्पीड से मारी, तो फिर किसके हाथ की ज़्यादा लगी? तो अगर दोनों सेम स्पीड से मारेंगे तो इसका हाथ भारी है, तो जाहिर सी बात है इसके हाथ की ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब आपके अंदर एक कन्फ्यूजन है कि कभी आप कह रहे हो लड़की के हाथ की ज़्यादा लगेगी, कभी आप कह रहे हो खली के हाथ की, मतलब आप एक निष्कर्ष के ऊपर नहीं पहुँचे हैं। इसका मतलब ज़्यादा लगने में मतलब फोर्स लगेगा आपके गाल के ऊपर जब वो चमाट लगाएगी। तो जब आप फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, इसका मतलब फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए हाथ भारी होना मतलब मास डोमिनेंट रोल में है, लेकिन सिर्फ मास के ऊपर ही लेना देना नहीं है। ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है उसका हाथ, इस बात पे भी लेना देना है, लेकिन सिर्फ स्पीड से भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सेम स्पीड से अगर दोनों लगाएंगे तो फिर जिसका मास ज़्यादा होगा उसके हाथ की ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब एक ऐसी तीसरी क्वांटिटी और है जो डिटरमाइन कर रही है कि किसके हाथ की ज़्यादा लगेगी। वो जो तीसरी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ही क्या कहलाती हैं? मोमेंटम P। मतलब जिसके हाथ का मोमेंटम ज़्यादा होगा उसके हाथ की ज़्यादा लगेगी। अगर सेम स्पीड से मारेंगे तो वेलोसिटी सेम हो गई, और फिर m जिसका ज़्यादा होगा तो m इंटू वी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। ये मोमेंटम का सिग्निफिकेंस है, समझ में आ गई? तो अब और इसी मोमेंटम को डिफाइन जो हमने किया है, इसके बीच में डिफाइन कर दिया है हमने और आगे इसके बारे में लिखा है। यूनिट सब आपने 9th क्लास में पढ़ रखी, आगे जब जरूरत होगी तब बताऊंगा। वेक्टर हैं, कैसे लिखा जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, सब कुछ आगे डिटेल में आएगा। आखिरी चीज़ पढ़ेंगे हम और वो है न्यूटन का तीसरा नियम। इन शॉर्ट अपन छोटे से टर्म में इसको बता के ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ थर्ड लो, तीसरा नियम, और आप जानते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। सो लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सॉरी लिख दे रहा हूँ मैं, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, to every action there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction, मतलब हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसे ही क्या बोलते हैं हम? न्यूटन का तीसरा नियम। ये आपने 9th क्लास में पढ़ भी रखा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप गन से जब बुलेट फायर करते हैं तो गन रिकॉइल करती है, पीछे धक्का देती हैं, वो इसी का परिणाम है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे मान लिया, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लिया यहाँ तक तालाब है और तालाब के यहाँ पे ज़मीन है इधर इससे आगे, ठीक है ना, और आप मान लो यहाँ इधर एक छोटी सी नाव में इस जगह पे खड़े हैं, ठीक है ना, और नाव यहाँ आके रुक गई है। फिर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से जंप लेके इसमें चला जाऊँ, तो जैसे ही आप जंप लेंगे तब नाव, आप जैसे ही आगे जाएंगे तो नाव पीछे खिसकेगी, तो आप जंप तो लेंगे यहाँ जाने के लिए, लेकिन आप गिरेंगे किस में? पानी के अंदर, स्वाहा। तो ये सब आप, क्योंकि अगर आप पानी में तभी गिरेंगे जब आपने न्यूटन का तीसरा नियम नहीं पढ़ रखा है, मतलब मेरे से फिजिक्स नहीं पढ़ रखी है आपने, तो आप इस पानी में गिरेंगे, तय बात है। लेकिन अगर आपने फिजिक्स पढ़ रखी है तो आपको इस बात का ध्यान रहेगा कि अगर मैं आगे कूदूंगा तो न्यूटन के तीसरे नियम से नाव पीछे जाएगी, तो मेरे को यहाँ कूदने की बजाय यहाँ कूदने जितनी ताकत से जंप लेना चाहिए। जब आप यहाँ कूदोगे तो थोड़े बैकवर्ड मोमेंट के कारण आप यहाँ तक बच जाओगे। इसीलिए मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए। अब दूसरा, न्यूटन के जो तीनों नियम हैं, आई थिंक आपने बहुत बार इनको पढ़ रखा है। आप चाहो तो मैं इसको पर जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से इसको नोट कर लें। तो ये सब मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, सबके सब स्टेटमेंट। सिर्फ मैंने जड़त्व की परिभाषा हिंदी में लिखी है, कारण क्योंकि मैं अब इनको सबको हिंदी में भी परिभाषित कर दे रहा हूँ
सिर्फ मैंने यहाँ जड़त्व को हिंदी में परिभाषित नहीं किया है, तो वो मैंने आपको पीछे करवा दिया है। ठीक है, तो आप फटाक से एक बार मैं रीडिंग लगा देता हूँ। क्या क्या है गति के नियम? तो पहला नियम है, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, और नियत वेग से गति कर रही है तो गति करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल को प्रयुक्त ना किया जाए। यस, या प्रयुक्त कर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने को बाध्य ना किया जाए। अगर फोर्स लगाएंगे तो स्टेट चेंज होगी, अदरवाइज स्टेट चेंज नहीं होगी। दूसरा नियम क्या बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। मतलब किसी वस्तु के रेखीय संवेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसकी जो दर होती है उस पर कार्यरत बाह्य बल के समानुपाती या क्रमानुपाती होती हैं, और यह परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिसमें बल कार्यरत है। जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही मोमेंटम बदलेगा, इधर एक फोर्स इधर लगा रहे हैं मोमेंटम उधर कहीं बदल गया, ऐसा नहीं होगा। ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो आज की क्लास में मैंने कुछ भी एडवांस नहीं बताए हैं, 9वीं क्लास के प्रश्नों का आपको जवाब दिया है और उनको समझाने की कोशिश की है। अगली क्लास में ऑफिशियल जो बीएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट है वो अगली क्लास में ही आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ आर्या क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। धन्यवाद।